Akbar, Om Hu Breaking Akbar. live Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज फटाफट कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हालांकि मुझे पता है कि न्यूजीलैंड और भारत का सेमीफाइनल मैच चालू है। बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया ने बैटिंग की है और न्यूजीलैंड उसका मुकाबला कर रही है। 2 विकेट बड़ी जल्दी से निकल गई, हमारे समी साहब ने लिया, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा गेम न्यूजीलैंड जो है अच्छे से खेल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच चालू है। तो मैं चाह रहा था, चूंकि ये डेट हमारी डे फिक्स है, इस वजह से इसको कैंसिल नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द आज के स्ट्रीम को हम क्लोज करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक नई सीरीज हमने इस चैनल पे स्टार्ट की है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको, एक आम इंसान को पता होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या कहता है, आम इंसान उसको कैसे समझेंगे, लॉज हमारे क्या है, सारी चीजें जो है हर वीक में हम कवर करेंगे। 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। आज कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी क्लोज करने की, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। कंफर्मेशन तो शायद आ गया है कि भाई आवाज आ चुकी है। तो विदाउट एनी डिले मैं स्टूडियो में स्ट्रीम में ले लेता हूं हमारे अजीज और नॉलेजेबल डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को। डॉक्टर अभिषेक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। थैंक यू साहिल। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर दिस इनिशिएटिव एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, विदाउट एनी डिले, जो हमारा सबसे पहला सवाल मेरे और सारे दर्शकों के तरफ से है कि ये जो 2 नेशन थियरी थी या है, ये क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन से उसका क्या संबंध है? हाँ, ये बहुत अच्छा, जिसने भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, 2 नेशन थ्योरी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज था। ये एक ऐसी थियरी थी जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन या मुस्लिम सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये इंडिया में इस्लामिक सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक एक्सरसाइज था, ठीक है ना। सो 2 नेशन थ्योरी कोई ऐसी एरोगेरी थ्योरी नहीं है। ये बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत कॉन्सिक्वेंशियल और बहुत गहन थ्योरी है। हालांकि जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया, उन्होंने कभी इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया कि इसके कंटेंट क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आइए इस पे कुछ नजर डालते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बहुत बार सुना है, हमारे जो भाई बहन हैं कई, जो 2 नेशन थ्योरी का रिजेक्शन देते हैं। उन्होंने कहा 2 नेशन थ्योरी में तो हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, और हम नहीं गए तो हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। क्या ये सही है? आंसर है कतई नहीं। 2 नेशन थ्योरी में कभी ये नहीं कहा गया था कि आपको पाकिस्तान जाना है। 2 नेशन थ्योरी में यह कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान भारत के, ये बात एक अजम्पशन है, क्योंकि हालांकि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भारत के मुसलमानों के लिए बातचीत हो रही है। लेकिन अगर हम 1940 में जो जिन्ना का स्पीच था, उसमें अगर हम ये बात उस स्पीच को अगर हम एक एनालिटिकल अंडरलाइंग प्रिंसिपल बना लें, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया में 2 कौमें रहती हैं, मुसलमान और हिंदू, और ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, भारत में इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन जो है कि इन दोनों को, इनका अलग अलग देश दिया जाए। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है। क्योंकि देश कैसे मिलेगा, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्लेम क्या है? जैसे हमें क्यों हमारा देश मिलना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम क्या था अंग्रेजों से? अंग्रेजों से क्यों हमने मांगा? भाई क्यों आपने कहा कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो? आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हो, अगर मैं डाइग्रेस हूं तो आप मुझे 2 नेशन थ्योरी पे ले आइएगा, लेकिन ये बात बोलना जरूरी है जो मैं बोलने जा रहा हूं।
जी। आप हमारे बच्चे को पढ़ाते हो कि स्वतंत्रता संग्राम जो है हमने 1947 में, सॉरी, स्वतंत्रता हमने ली 1947 में, 1947 में। पर ये तो बताओ कि बच्चों को कि हम गुलाम कब हुए, और गुलाम करने वाली शक्तियां कौन सी थी और कैसे डिटरमाइन किया तुमने? अंग्रेजों को तुमने हमारा कॉलोनाइजर बना दिया, लेकिन मुगलों और तुर्कों को आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता बना दिया। हमारे यहाँ पे जो फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फादर जो हैं, वो कई लोग मानते हैं वो मुगल हैं, कि मुगलों ने इंडिया को एक किया, वरना तो इंडिया एक ही नहीं होता। हालांकि मैंने आपको उस दिन भी कितनी जो श्लोक्स है वो बता दियो। और इंडिया जो आप अगर एंशिएंट बुक पढ़े, पुरानी किताबें पढ़े, तो वो एकदम कई जगह पे भारत की डिस्क्रिप्शन है, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मुझे मिल गई है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुगल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, यानी मुगलों के पहले हमें पता ही नहीं था कि भारत क्या है या भारत की पॉलिटिकल सीमा कैसे होती है, तो टू नेशन थ्योरी जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि मुगल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर हैं, इसलिए हमारा क्लेम बनता है हम भारत के मुसलमान जो हैं वो अलग हैं, एक अलग कौम है। और जो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करता है उसको ये रिजेक्ट करना होगा कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान तो बना ही क्या, पाकिस्तान की कोई टेरिटरी थोड़ी थी। पाकिस्तान की टेरिटरी कैसी थी, तुम्हें पता कहां था कि तुम्हें कहां जाना है? क्योंकि अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखें, उसमें जो सेक्शन है, अगर आप कहेंगे साहिल तो मैं आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पढ़ के भी सुना दूंगा। आपको दिखाइएगा डॉक्टर साहब। देखिए, मैं जो है ना बहुत इस मामले में बहुत कच्चा हूं, तो हो सकता है मेरे क्वेश्चन बड़े अजीब हो या लोगों को लगे यार क्या बेवकूफी जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मुझे भी समझना है तो मैं सवाल करूंगा अपने, तो हाँ थोड़ा सा प्लीज, झेल लेना आप। ना अ, प्लीज प्लीज प्लीज। जी, मेरा सवाल आपसे ये, जैसे कि आपने कहा कि दो कौम है, इस वजह से दो देश होना चाहिए या अलग अलग नेशन होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो फिर वो क्रिश्चियन जो है वो बोलेंगे हमको एक अलग देश दो, फिर वो सिख कहेंगे कि हमको एक अलग देश दो, जैन जो है वो कहेंगे हमको एक अलग देश दो, एथियस्ट कहेंगे कि भाई हमको एक अलग देश दो। मतलब इस तरीके से अगर इस तरीके से बंटवारा करने बैठ जाए और इसको अगर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें, तो इंडिया के तो फिर कई सारे टुकड़े हो जाते। देखिए, आपने थ्योरी का जो एक थ्योरी में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है उस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन का कॉन्सिक्वेंस। तो देश मांगना ये कॉन्सिक्वेंस है, मगर टू नेशन थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है? ठीक है ना, कि आप उस प्रिंसिपल को लगाओगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा एक देश बनना। ये टू नेशन थ्योरी का वो था। मेरा ये सबने नहीं मांगा, टू नेशन थ्योरी मांगने का ग्राउंड ये बना और उसका रीजन बहुत वो बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन जो यूरोप में चल रहा था, उसकी वजह से ये सब चीजें शुरू हुई थी पोस्ट 1919 वॉर, दैट मींस वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई थी कि हर नेशन को उसको स्टेट मिलना चाहिए यूरोपियन डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। बट टू नेशन थ्योरी को समझने की जरूरत है। टू नेशन थ्योरी की डिमांड ये नहीं कि हमको देश दे दो क्योंकि हम अलग है। टू नेशन थ्योरी की डिमांड ये कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, बाकी कोई, जैसे ये लोग कहते हैं कि जैन अलग है, बुद्ध, जैन और बुद्ध कोई अलग नहीं है, क्योंकि वेदों में ये जो मैंने आपको ऋषवात वाला जो वो बताया था वो ऋग्वेद में ही आता है। कोई सनातन कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट का था। सनातन एक डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट था, उसने कई वैरायटी ऑफ थ्योरीज को एक जगह एक्सप्लेन किया है कि भाई ये थ्योरियां ऐसे हैं। तो जो जैन है या बुद्ध हैं या वो है, वो सनातन ये नहीं कहता कि अगर आप वैदिक हो तो आपकी एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी है, बाकी सब आइडेंटिटी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है, सनातन कोई आपको एक आइडेंटिटी नहीं देता। सनातन आपको, आप जैन भी होकर के सनातन, जैसे कि आप जैन जो है वो शादी वैदिक रिवाज से करते हैं, बट वो अपने आप को एक अलग वो मानते हैं, एक अलग एंटिटी मानते हैं हिंदुओं से। तो क्योंकि So what हिंदू about कोई Christians then? नहीं, मैं इस पे बात करूंगा, इस पे मैं आपको चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन पे लाऊंगा, तो आपको मुसलमान और जो क्रिश्चियन वाला कंसेप्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा। क्योंकि ठीक है। देखिए, इंडिया में जब थ्योरी बनी थी, या जो इंडिया के लोग थे, ये अलग अलग तरीके की विचारधारा यहाँ पे जो जिसको कभी रोका नहीं गया, और वेद ने सबको कहा कि भाई ये बेसिक है और ये लोग वैदिक से जुड़े रहे। जैसे आप जैन है, जैनों की शादी में जाइए तो क्या वहां पे वैदिक रीति रिवाज नहीं होते? क्या शादियां कैसे होती हैं? वेद से ही होती हैं।
उनके यहाँ भी वेदों मंत्रोच्चार ही किया जाता है। तो अब खैर इस पे हम अभी बाद में आते हैं, हम टू नेशन थ्योरी को कह ले। तो जो मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के, उन्होंने उस समय ये कहा कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमारा नेशन अलग है, बाकियों ने नहीं कहा, जैनों ने कभी नहीं कहा। ये अपने आप को जस्टिफाई कराने के लिए जैनों के ऊपर डाल देते हैं, बुद्धों के ऊपर डाल देते हैं। जैन और बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा नेशन अलग है। वो ये कह रहे कि हम तुम्हारे देवी देवता को नहीं मानते, कौन सी देवी हैं जिनके 4 पैर हैं, ये वो ऐसे कह सकते हैं, बट वो ये नहीं कहते कि हम अलग हैं, हम कहीं बाहर से आए हैं, हमारी रूट कास्ट कोई और है और मुगल हमारे हैं। कोई ये नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता कि हमारी जो आइडेंटिटी जमीन से नहीं है, उस जमीन में है। और उस चूंकि ये जमीन आपको मल्टीपल आइडेंटिटी को रखने की फ्रीडम देती है तो आप रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नो वन सेज, वो ये जरूर कह सकते हैं कि ये हम सनातन को रिजेक्ट करते हैं, पर वो ये नहीं कहते कि ये हमारा पार्ट नहीं है, क्या हम इनसे निकल के हम दूसरे हैं। पर इस्लाम का ये है कि ये कहते हैं कि हम यहां से आए ही नहीं है, ये हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो सनातन की हिस्ट्री को नहीं पढ़ाते हैं, या जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसको वो दिखाते ही नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है। तो खैर, तो टू नेशन थ्योरी पे मैं वापस आता हूं। टू नेशन थ्योरी कहता है, जो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करता है, उसको रिजेक्ट क्या करना है? उसको ये रिजेक्ट करना है कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें नहीं है। दो आप मुसलमान एक रिलीजन हो सकता है, मुसलमान कौम कैसे अलग हो सकता है? कौम आपकी मुसलमान जो है, जैसे तुर्क एक कौम हो सकती है, अरब एक कौम हो सकती है, बंगाली एक कौम हो सकती है, लेकिन इस्लाम कोई कौम नहीं बनाता। इस्लाम एज द मोस्ट ब्रदरहुड आप बनाना चाहते हैं तो बना ले, मगर वो नेशन नहीं है। मैं जानता हूं कि जो मेरे सीरियन जो दोस्त थे, वो कजाकिस्तान में जब मैं था तो बहुत चिढ़ते थे कजाक से, तुर्कों से नहीं बनती थी उनकी। अरब तुर्कों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो रिलीजन वाइज तो भले सेम हो गए, लेकिन नेशन अलग है। इंडिया में रिलीजन को नेशन बना दिया, दिस इज द मेजर मिस्टेक। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा रिलीजन अलग है, क्योंकि मेरा गॉड अलग है तो मेरा नेशन भी अलग हो गया। ये नहीं होता, क्योंकि इस हिसाब से तो इंडिया में वैष्णव का एक अलग रिलीजन हो जाएगा, एक अलग क्या कहते हैं वो कौम हो जाएगा, नेशन हो जाएगा। जो शिवाइट से उनका अलग हो जाएगा, जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उनका अलग कौम हो जाएगा। वो अपने आप को कौम अलग नहीं बताते, क्योंकि इन सब के जो बुद्ध है, जैन है, इनके जब परिवार का जो बंटवारा होगा उसका सबका लॉ वही है, हिंदू लॉ ही लगता था उसमें। किसी के लिए अलग लॉ नहीं था कि जैनों का अलग लॉ है और बुद्धों का अलग लॉ, वो सब उसी लॉ के अंडर में आते हैं। इवन जब 1956 के बाद जब हिंदू मैरिजेस एक्ट या दूसरे जो एक्ट लाए गए, उन सब में जो भी सुधार किए गए उसमें बाय डिफॉल्ट जैन, बुद्ध, सिख सबको एक साथ रखा गया, किसी के लिए अलग लॉ नहीं बनाया गया। पहले भी यही था। पॉइंट ये है कि चूंकि एक जो दूसरी थ्योरी आई वो मेरा और तुम्हारा करती है, पराया मतलब हम और गैर, ये थ्योरी का वो है। जबकि जो इंडिक थ्योरी है वो हमारा तुम्हारा करती नहीं है, वो कहती है सब हमारा है। तो वो अब आप जब अगर दूसरी थ्योरी का चश्मा लगाएंगे तो आपको मेरा तेरा दिखेगा। तो फिर आप इंडिया, जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था कि जब आप चेस खेल रहे हो, जिसको चेस के नियम नहीं पता है वो अपने हिसाब से आपके नियमों को समझ रहा होगा, वो आपको आपके हिसाब से नहीं समझेगा। जैसे पूजा करना, अब जो अब्राहमिक फेथ में पूजा करने का मतलब है सरेंडर, सजदा। हमारे यहाँ पूजा करने का मतलब है धन्यवाद ज्ञापन करना, कि आप से मैंने, आप चूंकि पेड़ हो, आपसे मैं ऑक्सीजन लेता हूं, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। अब इसको अगर आप दूसरी थ्योरी से आ रहे हो, आप कह रहे हो कि आप सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आगे झुक नहीं सकते, आप श्रेष्ठ हो तो बाकी सब आपसे इंफीरियर है। लेकिन अगर आप पूजा का इंटरप्रिटेशन ये कर दे कि पूजा जो है हमारे यहाँ पे, उसका मतलब है कि हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरी दादी जब उठती थी तो वो बिस्तर से उठ के जब जमीन पे पैर रखती थी तो धरती को ऐसे ऐसे छूती थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम धरती से सुपीरियर है तो धरती को पैरों नीचे हम थॉम्प करेंगे, दैट्स नॉट द आइडिया। आइडिया इज दैट आपने हमारा बोझ लिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये आइडिया था। अब आपके ऊपर है कि आप पूजा पद्धति को कैसे एक्सप्लेन करते हो। अगर पूजा करने का मतलब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सजदा करना है और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, तो फिर आप इसको, चूंकि आप इसको समझ नहीं रहे हो, यहाँ के लोगों को समझ नहीं रहे हो, और यही किया यहाँ के लोगों। बाहर के लोग आए, उन्होंने हमें बाहर से समझने की कोशिश की, जिसे कहते हैं बर्ड आई व्यू। जो हमारे अंदर है उसको नहीं समझा, अपने हिसाब से, अपने चश्मे से हमें देखा और जाके हमें लिख दिया। यही चीज हमारे कास्ट सिस्टम के साथ हुई, यही चीज हमारे कई थ्योरी के साथ हुई। सोशियोलॉजी को थ्योरी बना के दुनिया भर में बेच दिया।
ये हमारे यहाँ पे सब कुछ बता दिया, हिंदुओं में या इंडिया में कास्ट सिस्टम, ये नहीं बताया कि ये जो है ये तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये जो है वो बताते कि द सुप्रीम फेलिसिटी, यानी किसी चीज को सीखने का, जानने का। अब आप सोचिए कि किसी चीज को, फेलिसिटी का मतलब होता है हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑफ व्हाट यू आर सीइंग। आप जो देख रहे हो उसको कैसे आप समझ रहे हो, उसका बेस्ट जो तरीका है वो आपको न्याय, जो मैंने उस दिन वो पढ़ाया था न्याय सूत्र, उसमें दिया ये 16 तरीके हैं जिनसे आप अपने एक्सटीरियर वर्ल्ड को समझने की प्रयास करते हो जी। मैं फिर कह रहा हूं, सो जो टू नेशन थ्योरी का भारत में रिजेक्शन करता है, उसको सबसे पहले ये रिजेक्ट करना है कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जाने की तो कोई बात नहीं हुई थी, पाकिस्तान बनाने की बात हुई थी। और पाकिस्तान अगर आप बना रहे हो हिंदुस्तान में रहते हुए टू नेशन थ्योरी के, तो आपने रिजेक्ट कहां किया? टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान जाने का नाम नहीं था, टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान बनाने का था। क्योंकि पाकिस्तान बना ही कहा था, आप कहां चले जाते हो उस समय? लोग तो इधर उधर 1954, आप जो है ये जो अभी आपने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मेन विवाद क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मेन विवाद यह है कि उसमें जो सेक्शन 2 है उसको अमेंड करके माइग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको अमेंड किया गया है। माइग्रेशन और इमिग्रेशन में अंतर होता है। जब आप कभी बाहर जाएंगे एयरपोर्ट पे साहिल, तो आपको एक इमिग्रेशन फेस करना पड़ता है, जहां पे एक ऑफिसर बैठा होता है, वो बताता है अच्छा इस दिन तुम इंडिया से बाहर निकले हो। जैसे ही आपने इमिग्रेशन बाहर, आपने एक इमिग्रेशन के पहला पैर रख दिया, अब आप वापस इंडिया में नहीं आ सकते बिना डिपोर्ट हुए। आपको बकायदा प्रोसीजर एक लेना पड़ेगा टू कम बैक टू द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? लेकिन वही आप जब आप डोमेस्टिक में जा रहे होते हो तो कोई आपका वो नहीं होता, आप एक से दूसरे से उतरे और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल आराम से आप जा रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। तो सेक्शन 2 जो सिटीजनशिप एक्ट था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया कि जो, चूंकि जब पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत में, डिवाइड किया गया बंगाल को, डिवाइड किया गया पंजाब को, और बाकी दे दी गई चॉइस की जो भी पिछली स्टेट है वो इन दो डोमिनियन में से किसी को भी चूज कर ले। तो आप अभी पाकिस्तान बना का है, कौन सी डोमिनियन कौन सा प्रिंसली स्टेट किसको चुनेगा, ये तो अभी तय हो रहा है। और जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद आपको टू नेशन थ्योरी रिजेक्शन, ये नहीं कि हम सिटीजनशिप ले सकते, वो आपको देंगे नहीं, आपके पास चॉइस कहां से है? वो कौन सा बुला रहे हैं आपको कि आप आ जाओ हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे? उन्होंने भी अपना सिटीजनशिप एक्ट लेकर के डेट कट ऑफ की और बंद कर दिया कि भाई इसके बाद हम किसी को पाकिस्तानी नहीं मानेंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कह रहे हो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन जो टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन है, बिकॉज टू नेशन थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब है रिजेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आर टू डिफरेंट कॉम्स, आर टू डिफरेंट नेशंस। जब तक आप ये नहीं करते हो, आप खाली लोगों को गोला दे रहे हो। क्योंकि टू नेशन थ्योरी, मैंने आपसे फिर कहा, इट वाज नॉट अबाउट कि हमें पाकिस्तान जाना है। टू नेशन थ्योरी कि हमें पाकिस्तान बनाना है। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। तो अगर अभी आप ये जी सवाल कर सकता हूं ना बीच में? जी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा था कि हो सकता है मेरे सवाल डम होंगे, फिर से मेरा एक सवाल आपसे है। नथिंग डम, आपकी फील्ड में आप बहुत कुछ जानते हो, मैं चूंकि जानता हूँ इस चीज में, देयर इज नथिंग डम, प्लीज डोंट इवन से दैट। तो जैसे कि आपने कहा कि भाई ये यहाँ से वहां जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, पाकिस्तान बनाने वाला कॉन्सेप्ट था। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जैसे हमारा महाराष्ट्र एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, और बाकी स्टेट है, यूपी स्टेट है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान भी एक स्टेट था, राइट? ऑलरेडी पाकिस्तान था लेकिन स्टेट था, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर यहां से आना जाने वाला सिस्टम नहीं था, तो फिर वहां से कई सारे जो हिंदू है वो यहाँ पे क्यों आए? फिर यहाँ से कई सारे मुस्लिम है, वो क्यों गए अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान बनाना और पाकिस्तान से आना जाना अलग चीज है। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद लोगों के पास चॉइस थी अभी तक कि वो इंडियन बनना चाहते हैं तो इंडियन बन जाए, पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान बन जाए, ठीक है ना? उसी के लिए माइग्रेशन की डेट दी गई थी, क्योंकि इमिग्रेशन और माइग्रेशन में अंतर है। तो सब लोगों ने कहा कि भाई 1955 तक कर दो, क्योंकि कई लोग इधर जाते थे उधर आते थे, तो एक माइग्रेशन की डेट तय कर दी गई। वो ये था कि ये इलाका पाकिस्तान बन गया है, तो जो लोग चूज कर रहे हैं उस समय कि भाई हम यहाँ पे हैं, वहां चले जाएं, वहां से हैं, यहाँ चले जाएं। मगर आपके टू नेशन थ्योरी का जो ये खत्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान अगर इंडिया डिवाइड हो गया तो इंडिया का टू नेशन थ्योरी खत्म हो गया। क्योंकि ये कहा है कि वो जो पाकिस्तान बन गया उसके बाद हम कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान जाने की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान बनाने की बात हो रही है।
पाकिस्तान क्या होता है? पाकिस्तान का मतलब ये होता है कि भारत का जो मुसलमान है वो भारतीय संस्कृति कल्चर का एक्सेप्टेंस नहीं करता। वो कहता है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को अलग दिखाने के लिए कपड़े ढूंढ रहा है कि मेरा कपड़ा शेरवानी है, मेरी जबान उर्दू है। अब ये आपको एक कॉमन फिनोमिना लगेगा कि ऑल अक्रॉस इंडिया, इवन साउथ इंडिया में भी वो उर्दू या उसको वो बोलते हैं, वो लैंग्वेज को यूनिफाई करना चाहते हैं। और मैंने आपको जैसे कहा था कि पूरा इंडिया जो है, पूरा इंडिया वो क ख ग घ पे चलता है। कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, वो क ख ग घ उसका सीड है, उसका बीज क ख ग घ अ आ इ ई यही है। आपने तो मराठी पढ़ी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी होगी मराठी, तो आप अपने किसी मराठी दर्शक से पूछिए कि जब वो मराठी लैंग्वेज को सीखता है, उसकी जो वर्णमाला है। हाँ? वही है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी सब्जेक्ट था मेरा, क ख ग घ ही है। एग्जैक्टली। सो जब आप कहते हो कि हमारी नेशन अलग है, तो आपने क्या किया कि आपने हिंदी को ही उसमें कुछ फारसी के शब्द मिलाए, और उन्होंने कहा कि अगर हम देवनागरी ही यूज करेंगे, अगर हम क ख ग घ ही यूज करेंगे, तो हमारी आइडेंटिटी अलग कैसे हुई? तो उसका हुआ कॉन्सिक्वेंस कि दूसरा जो वो ले लो, लैंग्वेज बनाओ। तो नेशन की तलाश हो रही है कि हम अलग हैं। अब ये कैसे अलग है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान जाना है। टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन का मतलब कि पाकिस्तान बनाना भी नहीं है। टू नेशन थ्योरी का नेशन का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है, बिकॉज कि हिंदू कोई कौम नहीं बनाता, हिंदू कोई कौम बनाता ही नहीं, बिकॉज कि मराठी हिंदू और तमिल हिंदू और जो पंजाबी हिंदू सब अलग अलग है। ये सबकी अपनी अपनी कौम है। ये चूंकि वैदिक जो सिविलाइजेशन है, ये आपको प्लूरलिटी को शुरू से एक्सेप्ट करती है। हम शुरू से जो है, वी आर डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है ना? वी आर नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि हम बेसिकली अलग अलग लोग हैं, लेकिन हमको यूनाइट होकर रहना चाहिए। मतलब हम तुर्क हैं, मंगोल हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो हमें, लेकिन हमें रहना इकट्ठा है। जबकि डाइवर्सिटी इन यूनिटी का मतलब यह है कि हम लोग हैं तो एक, लेकिन हम डाइवर्सली अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे आपका एक कोई अगर बेटा हो, वो डॉक्टर बन जाए, दूसरा इंजीनियर बन जाए, दूसरा कहीं विदेश में जाके पढ़ने लगे, तो ये है एक फैमिली, मगर डाइवर्सली मैनिफेस्टेड है। एक फैमिली वो है कि भाई एक कोई, अब ये तीनों लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, एक रूम में रह रहे हैं, कोई पंजाब कोई सेंट्रल एशिया से आया, कोई अरब से आया है, कोई उससे आया, इससे करके इंडिया बना। There's a whole lot of difference between that. So two nation theory is a constitutional theory. टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब है, जो कहता है कि हमने रिजेक्ट किया, वो कभी नहीं कहेगा कि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौम है। मुसलमान कौम नहीं हो सकता, मुसलमान रिलीजन हो सकता है। भारत के मुसलमान का कौमियत हिंदुस्तान ही रहेगा, उसका खाना पीना, सोचना, सपना, कपड़े सब हिंदुस्तानी रहेंगे। अब आप बनाना चाहते हो तो बनाओ कि भाई हमारे तो शेरवानी है। कौन पहनता था शेरवानी? मैंने तो ना तो सेंट्रल एशिया में देखा, ना तो अरबों को शेरवानी पहनते हुए देखा। लेकिन चूंकि आप अपना अलग कार्व आउट करना चाहते हो, और अगर मुसलमान एक कौम है, तो फिर क्या इंडिया का मुसलमान अगर एक कौम है, तो फिर अरबों के मुसलमान से वो कौम अलग है? तो फिर अगर ये दो मुस्लिम कौम अलग हो गई, तो फिर मुस्लिम एक कौम अपने आप में कैसे हो सकती है? तो फिर सारे मुसलमान दुनिया भर के, उनकी एक भाषा होनी चाहिए, उनका एक लैंग्वेज होना चाहिए, उनकी एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। सो मेरा ये अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से ये कहना है कि जब आप टू नेशन थ्योरी को, जो लोग आपको कहते हैं हमने रिजेक्ट कर दिया, सो व्हाट दे आर सेइंग एसेंशियली कि इंडियन हिंदूज एंड जो बेसिकली हिंदू को यूनिटी, को एक आइडेंटिटी नहीं है। जैसे अरब मुस्लिम्स, आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया, अभी आप कहिए तो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया कहता है वी आर अरब मुस्लिम्स। वो भी तो कह सकते हैं वी आर जस्ट मुस्लिम्स, वो नहीं कह रहे। अरब इज नेशनहुड, मुस्लिम इज रिलीजियस आइडेंटिटी। तो वही बात मैं बार बार कह रहा हूं। सो टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन, नंबर वन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट टू डिफरेंट। जो कह रहा है कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो हिंदू और मुसलमान को दो कौम नहीं कहेगा। वो कहेगा हमारा कल्चर एक है, हाँ हमारे पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति हमारी सेम है, पूजा पद्धति। जी डॉक्टर साहब, इसमें बस एक पॉइंट मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से ऐड करना चाहूंगा कि इस्लाम के नजदीक जो है ना, वो नेशन जैसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम में उम्मत का कॉन्सेप्ट है, उम्मत। तो आप चाहे वो तो सऊदी में रहो, चाहे वो अफ्रीका में रहो, या फिर किधर भी रहो, वो आपको एज अ उम्मत देखेंगे कि भाई ही इज पार्ट ऑफ उम्मा। इसी वजह से आप देखिएगा कि जो मुसलमान है, वो देश के प्रति उनका ज्यादा ये रुझान नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम वो कॉन्सेप्ट ही नहीं देता है। नहीं, उम्मा बोलना एक अलग चीज है कि उम्मा है, बट उम्मा एक्सप्लेन तो करे।
उम्मा का क्या है भाई, ये तो ठीक है कि आप मन में मान शरीयत रहे के हो, अंडर, शरीयत के जो कवानीन है, तो दे विल बी कहाँ है गवर्न्ड उम्मा, बाय। ये तो अप्लाई करें। अगर हम उम्मा की डेफिनेशन ये लें कि जो भी इंसान अपने आप को शरीयत के कवानीन के अंदर ला रहा है वो उम्मा का पार्ट हो गया, यही डेफिनेशन है आपका, ठीक है। तो आप ये बताएं कि तुर्की उम्मा नहीं है क्योंकि वहां शरीयत नहीं चलती, इंडोनेशिया उम्मा नहीं है क्योंकि वहां शरीयत नहीं चलती, पाकिस्तान उम्मा नहीं है क्योंकि वहां मैं शरीयत पार्शली नहीं चलती। इसमें थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उम्मा जो है वो तब बनेगी जब ईमान आप लेके आ जाते हो, ठीक है। शरीयत लागू है या नहीं है उससे आप उम्मा से बाहर नहीं हो रहे हो। ठीक है, एट द एंड तो उम्मा का जो गोल है या मुसलमानों का जो गोल है वो पूरी दुनिया में शरीयत के कानून को, या शरीयत खुद एक कानून है, शरीयत को नाफिज करना है, ठीक है। लेकिन वो नाफिज किस हद तक वो कर पाते नहीं कर पाते वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन आप ईमान ला लिए, नाउ यू आर पार्ट ऑफ उम्मा। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ यू आर पार्ट ऑफ उम्मा, तो चले मान लीजिए जब आप कह रहे हो कि उम्मा एक हो गया क्योंकि देयर इज अ इस्लामिक ब्रदरहुड, जो उम्मा का मतलब है, एग्जैक्टली। तो वीजा कैसे है, इंडियन मुसलमान और तुर्की मुसलमान अलग कैसे हो जाएगा? सिर्फ अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने एक कलमा पढ़ा और उससे हम एक नेशन में आ गए, एक ब्रदरहुड हो गया, ब्रदरहुड तो हो सकता है। मैं बताता हूँ, जब मैं कजाकिस्तान में था, मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान से और एक और था वो लीबिया से, दोनों शुरू में बहुत दोस्ती हुई उन दोनों की, एकदम हर फ्राइडे को नमाज पढ़ना है साथ में, इट्स अ गुड थिंग। मगर मुश्किल से 2 वीक बाद मेरे पास सूचना मिली मुझे कि बीच रास्ते में से मेरे जो पाकिस्तानी मित्र थे वो गाड़ी छोड़ के चले आए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। ये होती है आपकी मैक्सिमम लाइफ लिमिट किसी भी ब्रदरहुड की। इट्स गुड टू से वन डे ब्रदर हाउ आर यू, ब्रदर हाउ आर यू, ब्रदर हाउ आर यू, बट बाकी आपकी कोई मेलचाल नहीं है, लाइफस्टाइल ही अलग है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, तो इसको आप फटाफट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जल्दी से कंप्लीट करिएगा ताकि वो हमारे 2-3 क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि जो हमने फॉर्मेट डिसाइड किया है उस हिसाब से 40 मिनट्स हम जो है वो टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे बात करेंगे, और 20 मिनट जो है हम हमारे जो व्यूअर्स है उनके क्वेश्चंस लेंगे जो रिलेटेड होगा टॉपिक से। तो इसको थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि हमें 40 मिनट्स में, मेरे पास और 3 सवाल है आपके पास, तो we need to cover that. We have already crossed 27 minutes. ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि जो टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन कर रहा है, बिकॉज से कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, टू नेशन थ्योरी के आधार पे ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अदरवाइज वो हिंदुस्तान है फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। तो टू नेशन थ्योरी जिन्होंने कहा कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, उनको 2 चीजें रिजेक्ट करनी है। नंबर 1, हिंदू मुसलमान 2 कौमें नहीं है, हम एक हैं। आप अगर आपकी एक और कौम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उम्मा में रह भी सकते हैं, मगर हम एक को छोड़ना तो जरूरी नहीं है ना। अगर है आप रिकनसाइल कर सकते हैं, बहुत सी चीजें रिकनसाइल की गई हैं, बिकॉज एक समय तो ये भी था कि आप प्रिंट नहीं कर सकते, दूसरी भाषा में आप अनुवाद नहीं कर सकते, आपने किया उन चीजों को ना, समय के साथ आपने चेंजेस लाए हैं, तो आप इसको भी रिकनसाइल करें कि अगर आप उम्मा को, आपको अगर है अफेक्शन, तो आप एक जो है रिकनसाइलिंग थ्योरीज तो बना सकते हैं कि बेसिकली इंडियन हमारा कल्चर, ये हमारा कस्टम। जैसे आप देख लें, जो कजाक या टर्क नोमैड्स हैं, वो अपनी नोमैडिक आइडेंटिटी को लेके बहुत प्राइड करते हैं। इंडिया में हुआ ये कि जो हमारे भाई बहन है वो यहाँ की लोकल प्रैक्टिसेस को, लोकल सारी चीजों को वो कंटेम्पचुअसली देखते हैं। वो कहते तुम्हारे पास कुछ नहीं था, यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी और इतने हाई क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर, उसको कहते तुम्हें कुछ नहीं पता, वो बोलते तुम्हें आता ही नहीं है कुछ। ये जो रिजेक्शन है ना, ये बात है। आप मुगलों के उस पे आर्किटेक्चर पे प्राइड करें, कोई बुरी बात नहीं है, जैसे दुनिया में बहुत से आर्किटेक्चर है, मुगलों का भी आर्किटेक्चर है, ब्यूटी है। हालांकि वो तंबू में रहते थे, वो आर्किटेक्चर कहाँ से इतना ज्यादा डेवलप कर गया ये बात अलग है, बिकॉज दे वर नोमैड पीपल। मुझे पता है कि आप -340 डिग्री में जब रहते थे तो आपके पास आर्किटेक्चर की कितनी संभावना है वो समझ में आ जाती है। लेकिन चले मान लिया कि आप तंबू में भी आप एक आर्किटेक्चर कुछ बना सकते हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर है भी वो, और मैं उसका समर्थक भी हूं कि भाई मुगलों की आर्किटेक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इसके लिए हिंदुस्तान के जो और भारत की जो आर्किटेक्चर उसको रिजेक्ट करना जरूरी है? ये प्रश्न है मेरा। आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो जाएंगे, आप कहें कि वाह ताजमहल बहुत खूबसूरत है, मगर कोणार्क का मंदिर भी उतना ही अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि एक को अच्छा होने के लिए दूसरे का खराब होना जरूरी है। यही बात हमें कम्युनिकेट करनी है। जब वो अपनी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, बेकार है, दैट इज टू नेशन। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो
तो हमारे बड़ों का भी है ना, क्योंकि आप देखिए कि मैं अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीना पहले शायद, या 1 साल हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा, कैलाश टेम्पल जाके आया मैं। ठीक है, तो वो आर्किटेक्चर अगर आप मुझे नहीं पता आप गए या नहीं गए, आप जाके देखोगे तो पता चलेगा कि भाई हमारा जो इस देश का जो योगदान है और जो आर्किटेक्चर था वो लोगों के अंदर उस टाइम पे, इट्स यस, फिनोमिनल। तो फिनोमिनल। ये चीज तो हिंदुस्तानियों को पता किधर है, बताया किसने, फैला, यही मैं कह रहा इसको क्या कहते हैं, फेमस किसको किया, ताजमहल, कुतुब मीनार, कैलाश टेम्पल को क्यों नहीं किया फेमस? और भी कई सारी जगह है, उनको क्यों नहीं फेमस किया? तो ये गलती किसकी है फिर? हूं। ये मैंने आपको बताया, जो 1853 में जब कार्ल मार्क्स ने लिख दिया कि ये सुपीरियर रेस थी, तो उस सुपीरियर रेस का एनहाइलेशन जरूरी है। तो फिर एक यहाँ की जो जो लोगों की सुपीरियरिटी आप देखें ना, कई अभी भी लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये बीजेपी के आने के बाद से यहाँ के लोगों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। जबकि अगर आप अलबरूनी पढ़ेंगे तो अलबरूनी लिखता है कि यहाँ के लोग अपनी कल्चरल ट्रेडिशन को लेकर बहुत प्राउड करते थे और इसी वजह से इनकी गर्दनें भी काटी गई। उसका वर्ड है कि देवर रिड्यूस्ड, इतनी इनकी किलिंग की गई कि देवर रिड्यूस्ड टू द एटम। ठीक है ना, मगर फिर भी ये लोग रेजिलियंट रहे, इन्होंने छोड़ा नहीं अपना कल्चर। सो पॉइंट ये है कि उनको नहीं बताया गया, because I told you कि there is a school of thought कि Indian culture from Marxist point of view is extremely inferior. It needs to be destroyed and annihilated। तब जाके जब इसको आप समतल कर दोगे, यूरोपियन वैल्यूज की स्थापना होगी और यहाँ पे फिर जो है इकोनॉमिक, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बुर्जुआ रिवोल्यूशन और जो है वो आएगा। इस आइडिया के तहत यहाँ की चीजों को पहले खत्म कर दिया, बताया ही नहीं गया, न्याय सूत्र आपको बताया नहीं गया आप। वरना ये सोचिए क्या नाम है साहिल, कि अगर हमारे आपके लोगों, हमारे आपके बड़ों को ये पता था कि नॉलेज पाने का तरीका क्या है और कैसे तुम दुनिया को समझ सकते हो, तो वो लोग उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे समझना है। there was a deliberate attempt कि इंडिया का अम्बिलिकल कॉर्ड इंडिया से काट दिया जाए। उसमें दो तरीके की दो चीजें हुई। कुछ लोगों ने इंडिया का अम्बिलिकल कॉर्ड काट के यूरोप से जाके जोड़ दिया और कुछ लोगों ने इंडिया का अम्बिलिकल कॉर्ड काट के अरबों से या तुर्कों से जोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो मानना है माने, किसी को कोई वो नहीं है, जिसको आप भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के, मैं भी इसकी, जिससे आपको लग जाए वो आपका अपना हो गया, वही आपका गॉड है। लेकिन अपनी कल्चर का डिनायल नहीं करना। सो टू नेशन थ्योरी का जो कहता है कि मैंने उसको स्वीकार कर दिया, टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान जाना नहीं बल्कि पाकिस्तान बनाना था। आप अगर अभी भी कह रहे हो कि हम अलग नेशन है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और हम जहां पे रहेंगे वहां पे एक अपना जो है वो फायरवॉल क्रिएट कर देंगे, आप उसी में थ्योरी में जा रहे हो। जैसे फिरहाद हाकिम साहब ने, बंगाल के एक मिनिस्टर है, उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार को कहा कि आइए हम आपको मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं। ठीक है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनका। ये आपको टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करना है, उसमें ये करना है वी आर सेम पीपल। वरना आप हमेशा कहेंगे बुद्ध अलग थे, वो जैन अलग थे। भाई जैन तो कह ही नहीं रहा है, बुद्ध कह ही नहीं रहा है, आपको उसकी चिंता हुई है, वो कह रहा है अलग है। सेक्युलरिज्म का उसे क्या लेना देना है? क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म प्रॉब्लम होती तो जैन कहां से एग्जिस्ट कर जाते हो, बुद्ध कहां से एग्जिस्ट कर जाते? क्योंकि आप सेक्युलरिज्म को समझ रहे हो रिलीजियस फ्रीडम। इंडिया में रिलीजियस जो रिस्ट्रिक्शन कभी था ही नहीं, बिकॉज वो कभी आपको फाइनल रिलीजन दिया ही नहीं। वो तो कह रहा है सीकर है, एकम सत बहुधा विप्रावदंती, वो कब कह रहा है कि यही गॉड है? कभी नहीं कहा। गॉड का फॉर्म चेंज होता रहा, कभी भगवान राम के फॉर्म में आ गए, कभी जो है वो उसके फॉर्म में आ गए। दूसरा कि इवन द गॉड का कॉन्सेप्ट, आप अगर वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो है, जिसमें जो क्रिएटर है, जो जिसके बहुत हजारों मुख हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाह हैं, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भी बड़ा फनी लगा। मैंने कहा ये कौन है यार ऐसा कि उसके हजारों पैर। बाद में मुझे पता, जब मैंने सांख्य दर्शन पढ़ा, जिसको आप बाकी भाषा में तफसीर कहते हो, जब मैंने उसकी तफसीर पढ़ी कि वो जो था कि जो आपका ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, तो जो आपका क्रिएटर है उसके कितने ऑब्जर्वेशनल पॉइंट हैं, और उसने इंसान की क्रिएशन को, मानी बाकी क्रिएशन को इंफीरियर नहीं बनाया, बल्कि इंसान की क्रिएशन भी इसलिए की गई ताकि वो जो उसने क्रिएशन किया है उस क्रिएशन को वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। तो एक जो थ्योरी चल रही है या जो उसकी एक्सप्लेनेशन की गई, अटेम्प्ट की गई, वो बहुत बहुत अच्छी थ्योरी है कि इट्स ऑल हैपनिंग इन अ कॉन्शियसनेस एंड ऑल दैट, क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है, इट्स ऑल थ्योरी।
मैं जो मानता हूं कि सॉल्व थ्योरी सब इंसानों ने लिखी है जिसकी जितनी क्षमता थी क्रिएटिव होने की। बट पॉइंट आई एम डाइग्रेसिंग। मेरा ये कहने का मतलब है कि टू नेशन थ्योरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। उसी के आधार पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है टू नेशन थ्योरी। इसलिए कोई भी अगर आप जो आपके परिप्रेक्ष्य में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को मैंने डिजाइन किया उसका शुरुआत ही टू नेशन थ्योरी होता है। वंस यू रिजेक्ट टू नेशन थ्योरी, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिजेक्ट कर रहे हो। नंबर वन, Hindus and Muslims are not two different nations. They are same people. कल को मैं मुसलमान हो जाऊं, कल को कोई और हिंदू बन जाए, उससे उसका नेशन नहीं चेंज होगा। नेशन उसका वही रहेगा। नेशन यानी भाषा, नेशन यानी कपड़ा, नेशन यानी हिस्ट्री, नेशन यानी सिविलाइजेशन। वो कैसे आप चेंज कर दोगे? नहीं, आप अपने पाकिस्तान वही फेस कर रहा है। वो अरब है या तुर्क है उनको समझ ही नहीं आ रहा। अरब तुर्कों को पसंद ही नहीं करते। और आपका जो हीरो है वो अर्तुगरल है। अर्तुगरल ने अरबों को गुलाम बनाया। मेरा जो सीरियन दोस्त था वो कहता था कि तैमूर लेम ने जितना इंडियंस को नहीं मारा उससे ज्यादा आके अरबों को बर्बाद कर दिया था उसने। तो पॉइंट ये है जी। डॉक्टर साहब इसको क्लोज करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था, लेकिन जस्ट टू सम अप इन वन सेंटेंस। नहीं, उससे पहले डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मैं जरूरी समझता हूं इससे रिलेटेड, उसके बाद इसको आप सम अप कर देना कि इस थियरी को प्रपोज किन लोगों ने किया था। देखिए ये थ्योरी जो थी ये एग्जिस्ट कर रही थी जब यूरोप में जो चेंजेस आ रहे थे। मैंने कहा ना, जब ओटोमन एम्पायर टूटना शुरू हो रहा था, उसके बाद सेल्फ डिटर्मिनेशन टाइप के प्रिंसिपल दुनिया में टेक कर रहे थे, वो राइज अप कर रहे थे, क्योंकि एक एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट चली थी। कि पहले जो था गवर्नेंस का एक लेजिटिमेट साधन हुआ करता था वो था इंपीरियलिज्म, कि आपने उठाया तलवार और आपने टेरिटरीज की जो कंट्रीज की टेरिटरी है वो बदल दी। किसी स्टेट की लाइफस्टाइल जो है, किसी स्टेट की लाइफ जो है वो कभी भी गारंटीड नहीं होती थी। एक दूसरी तरीके का नेशन वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था। आज का वर्ल्ड ऑर्डर यूएन चार्टर में वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जो कि पहले का वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था। इसलिए तो मैं कहता हूं, जब आप कहते हो कि अंग्रेज तो हमारे कॉलोनाइजर थे लेकिन तुर्क हम में से एक थे, वो कैसे हमको समझ में नहीं आता, कैसे वो हम में से एक हो गए। उनका ये प्रिंसिपल कि वो यहीं रह गए। अरे भाई, मैं अगर ब्रिटेन में चला जाऊं और मैं जर्मनी में चला जाऊं और मैं कहूं जर्मनी से कि मैं जर्मनी की भाषा को नहीं मानूंगा, मैं जर्मनी के चर्चों को तोड़ दूंगा, मैं वहां पे हिंदू मंदिर की स्थापना करूंगा और वहां के जो लोकल प्रैक्टिस है उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, तो मैं उनके में से बनना कि मैं कह रहा हूं तुम मेरे में से बन जाओ। अगर मैं बाहर से आ रहा हूं तो मुझे इंडियन, अगर मैं बाहर से आके बिल्कुल आप इंडियन बन सकते हैं, जैसे पारसीज इंडियन बन गए। लेकिन पारसीज ने ये तो नहीं कहा ना कि भैया हम आपकी भाषा नहीं लेंगे, हम आपका ये नहीं लेंगे, हम आपका वो नहीं लेंगे। आज जो रतन टाटा तो हिंदी मराठी जो भी है उसी में बात करते हैं ना। तो पॉइंट ये कि अगर आप कह रहे हो कि तुर्क हमारे में से या मुगल हमारे में से बन गए, क्या है, उन्होंने क्या चीज ले लिया? इंडिया की लैंग्वेज ली, इंडिया का खान पान लिया, इंडिया की कल्चर को एक्सेप्ट किया, इंडिया के जो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस था उसको एक्सेप्ट किया। आप वो कह रहे हो कि वो हम में से इसलिए बन गए कि वो हमको चेंज करने लगे, हमारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया, हमारी चीजों को कहा ये गलत है इसको चेंज करो, तो हम में से बन गए। आप हम में से कब बनोगे? जब आप जो हम कर रहे हैं वो करोगे, या आप हम में से तब बनोगे जो आप मैं कर रहा हूं उसको कहोगे ये करोगे तो गर्दन उतार देंगे तुम्हारी। आपको ये चीज, इसीलिए अगर आप चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे साहिल भाई, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उनका जो है राइट टू रिलीजन उनके यहां भी है, आपको पता है। उनका भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो उनके यहां पे, मगर दे मेक अ डिस्टिंक्शन कि कौन फॉरेन का है और कौन लोकल है। आप समझ रहे हैं? जी, मैं आपको एग्जैक्ट वो बता देता हूं कि वो फॉरेन अगर रिलीजन है तो उसको कहते हैं आर्टिकल 36। मैं चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आर्टिकल 36 ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। ठीक है ना? द स्टेट प्रोटेक्ट्स नॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटीज, नो वन मे मेक यूज ऑफ रिलीजन टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर, इम्पेयर द हेल्थ of citizens or interfere with the educational system of the state. Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination. यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम फॉरेन रिलीजन ला रहे हो, जैसे वो क्रिश्चियनिटी को कहते हैं और इस्लाम को कहते हैं, ये फॉरेन रिलीजन है। अगर तुम बाहर से चंदा ले रहे हो, बाहर से आइडियोलॉजी ला रहे हो, उसको इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अरे वाह! तो इसको क्या सही समझते हैं आप? आपकी नजर में इट्स अ गुड थिंग अबाउट चाइना एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू। जब आपने यही तो हिंदू राष्ट्र का जो विरोध करते हैं वो हिंदू राष्ट्र को रिलीजन से जोड़ते हैं। हिंदू बेसिकली ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस समझते हैं ना, गवर्नेंस का मतलब होता है इनहेरिटेंस।
गवर्नेंस को लोग समझते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। गवर्नेंस बेसिकली एक मतलब मुझे अपनी देश को अपने हिसाब से शासन करने का अधिकार इसलिए मिला क्योंकि ये मेरे बाप दादाओं की जमीन थी जिसको मैंने इनहेरिट किया। अगर मैंने इनहेरिट नहीं किया तो मेरा गवर्नेंस नहीं हो सकता। You only have a governance if you have an inheritance of the land. If you do not have inheritance of the land, you don't have the right to govern of the land. एक governance of the land, इसको decolonization कहते हैं। ये प्रिंसिपल है। गवर्नेंस की लेजिटिमेसी को इनहेरिटेंस कहा गया। इसीलिए आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे इस तरीके का, उनमें हर जगह लिखा गया है कि द पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस लैंड। तो अगर आपका पॉलिटिकल पावर उस लैंड के लोगों से नहीं आ रहा है, किसी और के लैंड के लोगों से आ रहा है, तो पॉलिटिकल पावर आपका तो नहीं हुआ ना। अब क्यों इंडिया में आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया? क्या बुराई थी अंग्रेजों में, क्या बुराई था तुर्कों में? आप क्यों कह रहे हो अंग्रेज की वो हम पे उन्होंने आकर के हमको गुलाम बना लिया था? गुलाम बनाना कैसे होता है? ऐसे तो हम भी कह सकते हैं हम तो यूपी के रहने वाले हैं और हमको दो गुजरातियों ने गुलाम बना लिया है। मोदी जी और अमित शाह जी हमारे ऊपर आके राज कर रहे हैं। आप उनको अपना मान रहे हो ना, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब है कि दोज who think this land we have inherited from our family, from our ancestors. अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो फिर आप कभी भी डीकोलोनाइजेशन नहीं करोगे, आप कभी भी इंपीरियलिज्म का विरोध नहीं कर पाओगे। बिकॉज कि अगर किसी ने कुछ इनहेरिट नहीं किया है तो कोई इंपीरियलिस्ट नहीं है, सब खुला हुआ, फिर तो खुला मैदान है, जिसको जो लैंड मिल जाए वो जाकर के अपना लाठी गाड़ दे, बोले लैंड मेरा हो गया। भाई यही है ना, लैंड को आधिपत्य में लेने का दो तरीका है। लेजिटिमेट तरीका कि भाई आप या तो खरीदो और वो आपके नाम पे डिक्री वो क्या कहते हैं सेल डीड साइन हो जाए, या आप इनहेरिट कर लो, आपने कुछ नहीं किया, खाली एक घर में पैदा हो गए, आपको पूरा लैंड मिल गया। तो जो पॉलिटिकल नोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, गवर्नेंस का मतलब इनहेरिटेंस। Why should you have the governance of your own people and how would you determine कि कॉलोनाइजर कौन है और कॉलोनाइज्ड कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लंदन के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने इंडियन लैंड को इनहेरिट नहीं किया। इसीलिए अगर इनहेरिट किया होता तो क्या अंग्रेज जब जा रहे थे भारत को छोड़ के, तो ये अगर उनका पॉलिटिकल पावर था, वो किसी को भी देके जाते ट्रांसफर ऑफ पावर, कह देते लो भाई हम जा रहे हैं, पुर्तगाल तुम ले लो आज से, या वो कह देते हम चिली वालों तुम ले लो, इंडिया का पॉलिटिकल पावर तो हमारा है तुम ले लो। वो नहीं कर सकते थे। उनको इंडियंस को ही ट्रांसफर ऑफ पावर करना था। क्यों? क्योंकि पावर की लेजिटिमेसी इंडियन लोगों से आती है, किसी और से नहीं आती है। सो गवर्नेंस मींस इनहेरिटेंस। इसी को हिंदू राष्ट्र कहता है कि चूंकि ये हमारा सदियों से हम यहां रहे हैं, ये जमीन हमने इनहेरिट की है। अब उसमें से साहिल कल को मुसलमान बन गए, कोई और किसी ने कोई और धर्म ले लिया, वो फ्री है ना, कभी यहां नहीं कहा गया कि बाकी धर्मों को मत एक्सेप्ट करो। तो आपके रिलीजियस या गॉड के बदल जाने से आपकी जो इनहेरिटेंस है नहीं बदलती। आप तो इसको ज्यादा समझ सकते हो। आपके हम रहेंगे हिंदू ही, मतलब वो जो आप इस लैंड को जो नाम दे दो आप वही रहोगे। आप इस लैंड को हिंदुस्तान कहते हो तो आप हिंदू रहोगे, आप इस लैंड को इंडिया कहते हो तो इंडियन रहेंगे, भारत कहते हो तो भारतीय रहेंगे। जो लैंड का नाम दे दो वो आप रहेंगे, क्योंकि ये आपके बाप दादा का है ना भाई। साहिल हम में से एक है। साहिल के घर वालों का या हमारे घर वालों का रिलीजियस वो मैकेनिज्म क्या है, वो एक अलग चीज है। बट यू आर एन इंडियन, एंड ऑफ द मैटर। आप जितना मेरा है उतना आपका है, क्योंकि हम लोग इसी में से आए। अब वो ये कोई कहे कि चूंकि हम इंडियन हैं, मगर अब हम इंडियन नहीं, हम फॉरेन आइडेंटिटी को यहां लगाना चाहते हैं, जो चाइना मना करता है कि फॉरेन डोमिनेशन नहीं होगा, तुम करो, रिलीजियस फ्रीडम है तुम्हें, मगर Dr. Saab, I think this concept should also be there, it should be brought up by Indian government कि आप फॉरेन जो आपकी कल्चर है या प्रैक्टिसेस है उसको आप यहाँ डोमिनेंट होने नहीं दे सकते हो। ये मुझे लगता है कि चाइना जो है इसका एक बहुत अच्छा कानून है, हो सकता है बाकी लोग डिसएग्री करे, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव दिस, और हमारे हिंदुस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये? मतलब एक नॉर्मल इंसान जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की हो या इसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो इसको आसानी से कैसे समझे? आसान भाषा में आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल एकदम सरल भाषा में पावर का नाम है, ठीक है ना, कि पब्लिक पावर। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको गवर्नेंस क्यों मिला, क्योंकि इनहेरिटेंस है आपके सदियों से यहाँ पे लोग रहते आए हैं, आपको इनहेरिटेंस था। इसी के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी की शुरुआत की गई। नेशन को स्टेट दो,
नेशन क्यों? क्योंकि वो वहां पे ऑटोक्टोनस पीपुल, एक इंग्लिश का वर्ड है ऑटोक्टोनस, वो लोग चूंकि वहां सदियों से रहे हैं, ये लैंड उनका है, उनको उनकी पावर दो, इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यूरोप में नेशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक चीज है। वो कह रहे हैं, यूरोप चूंकि यूरोपियन यूनियन बनना चाह रहा है, तो वो कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये हमारे यूरोपियन यूनियन बनने में एक बहुत बड़ी अब रोड़ा बन गया है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, चूंकि नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस यू आर प्रमोटिंग एंड प्रोपोगेटिंग नेशनलिज्म, विच इज एन एंटीथीसिस ऑफ यूरोपियन यूनियनिज्म। ठीक है ना? जो एक फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर वो पाना चाह रहे हैं इंडिया जैसा, वो नहीं कर पा रहे हैं हासिल, क्योंकि वहां का जो लोकल लॉज है वो बहुत स्ट्रांग है। जो लोकल, जैसे जर्मनी है या फ्रांस है, ये अपने लोकल लॉज को लेके इतना ज्यादा वो सेंटिमेंटल रहते हैं कि यूरोपियन यूनियन उनपे उस तरीके से हावी नहीं हो पाता जैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे या दूसरों पे है। ठीक है ना? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि चूंकि आपने लोगों को आइडेंटिफाई किया है, चूंकि ये लोग हजारों साल से यहां रह रहे हैं, तो ये जो पब्लिक पावर का, चूंकि अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, आप अगर आप कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें या आप चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, वो सब ये कहते हैं कि द सोर्स ऑफ द पब्लिक पावर इज इन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सोर्स ऑफ द पब्लिक पावर इज इन द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट। अब जैसे मैं आपको चाइना का आर्टिकल, आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं ताकि आपके जो दर्शक हैं वो भी देख लें। मैं इसको प्राइवेट चैट में चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल 2 देखें तो वो क्या कहता है? ऑल पावर इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बिलोंग्स टू द पीपल। यही है कॉन्स्टिट्यूशन। वहां के लोगों का ये पावर है, तो फिर वो लोग आपस में मिलके उस पावर को जैसा फॉर्म दे दे। जैसे आप घर में, आपके घर में 5-6 लोग हैं, आप उस घर को कैसे चलाना चाह रहे हो कि भाई वाइफ काम करेगी या पति काम करेगा, या कौन बाहर जाएगा कौन बाहर नहीं जाएगा, कौन सा बच्चा क्या पढ़ेगा, ये अलग अलग लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। किसी को हो सकता है कहे कि पति कह रहा है हम घर में रहना चाहते हैं, वाइफ जाके काम करो। कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, वो पत्नी काम नहीं करती है, पति काम करता है। वो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग। कोई कह रहा है हमको शादी करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो लिव इन में रह के काम चला लेंगे। मेरे एक कजाकिस्तान में मेरा एक स्टूडेंट था, मुस्लिम था। मैंने उससे पूछा कि यू आर मुस्लिम? बोला यस सर। मैंने कहा कि अच्छा यू ऐसे मैरिज पे बात आ गई। उसने कहा सर माय पेरेंट्स नेवर मैरिड। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ चीजें चल रही हैं दुनिया में। तो पॉइंट ये है कि आप जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है पावर की। पावर कहां से आ रही है? लेजिटिमेसी ऑफ मोदी जी कहां से आ रही है? लोगों से आ रही है। मोदी जी को यदि यूनाइटेड नेशन हम पे थोप देगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अमेरिका हम पे थोप देगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। कोई उनको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ के लोग राजीव गांधी जी को चुन लें, राहुल गांधी जी को चुन लें, मोदी जी को चुन लें, अमित शाह जी को चुन लें, असदुद्दीन ओवैसी को चुन, जिसको यहाँ के लोग चुन लेंगे, वो यहाँ का दुनिया उसको मानेगी। क्योंकि यहाँ के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पावर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में देखिए खाली होता है वेदर यू हैव दिस पावर, यू डोंट हैव दिस पावर, हाउ कैन यू अप्लाई दिस पावर, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर, यही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मींस पावर। और ये पावर का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? जब इंडिया पहली बार कॉन्स्टिट्यूट होना शुरू हुआ था। यानी कि यहाँ के लोग अपने आप को एक सिविलाइज्ड वे में रखना चाहते थे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चाहते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी राजशाही के फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में वो रहता रहा। यानी कि कौन वो पब्लिक पावर इस्तेमाल करता था, और हम जिसकी बात मानते थे, बिकॉज वी थिंक कि दे आर आवर पीपल। आप समझ जाए? सो this is what exactly constitution is constitution means the creation of power, or rather constitution is arrangement of power, because the creation of power क्या आपने लोग डिटरमाइन कर लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन कर ली है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका ये पावर है, और ये पावर से ये लोग ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल ले लें, प्राइम मिनिस्टेरियल ले लें, राजशाही ले लें, नॉन इलेक्शन सीपी जैसा चाइना का टाइप है वैसा ले लें। ये कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन मींस अरेंजमेंट ऑफ द पावर विच इज बेसिकली द पब्लिक। तो आपको मन में आएगा ना कि भाई कौन चाइना की पब्लिक कब बनी, किसने कहा कि हम चाइना की पब्लिक है? ये बहुत डीप में क्वेश्चन जाएगा, उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मींस द whole concept of public power and the legitimacy of the constitutional power comes from its people। वो people जैसे हमने कहा, we the people of India, यही है। ये जब इन्होंने अपने पावर को सरेंडर किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसी को हम जब सरेंडर करके एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जी
नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक अपडेट ये है कि यार न्यूजीलैंड जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रही है और क्या हो गया 220 स्कोर? रन हो चुके 220 रन हो चुके हैं यार। विकेट नहीं जा रही है, ये तो परेशानी की बात है। ओवर 32 ओवर कितने? हो चुके हैं, 18। 220 रन हो गए 32 ओवर में। तो और भाई की जो है वो सेंचुरी भी हो चुकी है। अरे तो साहिल देखते भाई, हैं। आपको मना किया गया था मैच का अपडेट किसी भी नहीं, इसमें। ये वो अपना मोमिन वाला लाइव नहीं है ना अमित। हाँ, अच्छा यार, डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है, टाइम बहुत कम है हमारे पास विकेट और मैं गया, चाहता हूँ। विकेट गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अरे सर। वाह 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 वाह, देखो यहाँ पे हमने बोला और विकेट चले गया, वाह। लेकिन वो सेंचुरी मारने वाले का गया या किसका गया? विलियम्स का गया है, सेंचुरी वाले का नहीं गया। सेंचुरी वाला नहीं गया होगा शायद। हाँ, विलियमसन का गया है। चलो लेकिन एक देखते हैं बात क्या है, वो। जो भी हो, न्यूजीलैंड जीते या हारे, न्यूजीलैंड फाइट बहुत अच्छी, गजब करते हैं। दिस इज व्हाट द गेम शुड बी। अब 5-5 हजार 6-6 हजार रन बना रहे हैं लोग एक एक मैच में, देखने का मन ही नहीं करता मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, और शॉर्ट में रखिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, 10 मिनट बचे हैं बस। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? एग्जैक्टली देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना देते हैं ना, तो वो सुप्रीम लॉ ऑफ द, उससे बड़ा लॉ नहीं होता। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही जो है बाकी लॉ बनाने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाती है, और पार्लियामेंट हमारे आपके लिए रोजमर्रा के लॉ बना देता है, ठीक है ना। कभी टैक्सेशन के लॉ बना रहा है, कभी सेबी बना दे रहा है, कभी एनआईए बना दे रहा है, कभी नया पीनल कोड ही आ जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो हमारे आपके लिए बना देती है, ये लॉ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये है कि ये उनके पास ये पावर, ये लॉ बनाने की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो अब मान लीजिए, जैसे क्या हुआ ना कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई, तो ये मैटर एक जगह चैलेंज हो गया। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट मैटर है स्टेट लिस्ट में, यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती उसके ऊपर। तो आपने ये जो एनआईए बनाया है, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना दी है, ये कैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी? क्योंकि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का काम है। तो ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, और इसलिए एनआईए के उसको खत्म कर दिया जाए, एक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। यूएपीए के उसमें इंटरप्रिटेशन की गई कि भाई सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये क्वेश्चन कि ये पार्लियामेंट ने लॉ गलत बना दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, ये सिर्फ लॉ है। आप समझ गए ना? आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाकी लॉ से सुपीरियर होता है, और वो लॉ आपका डिवाइन लॉ हो, आपका रिलीजियस लॉ हो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नीचे आते हैं, नीचे उसके तहत आएगा, उसके यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। यस, बिकॉज अब जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज आवर, कुरान एंड होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ प्रॉफिट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आपने कह दिया कि कुरान और होली सुन्ना जो है प्रॉफिट का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद आप नेशनल असेंबली बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कुरान में इलेक्शन की व्यवस्था है? फ्रॉड कर रहे हो आप फिर दोनों के साथ। एक और गया साहिल भाई। 4 विकेट डॉक्टर साहब, 4 विकेट। लोग कह रहे थे और एक बार स्कोर दो, चौथा भी जाएगा, चला गया है चौथा भी। भाई अपन ही भगवान बन गए अभी तो। ये सभी ने लिया भाई, चारों विकेट। वाह 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 वाह, आज मैन ऑफ द मैच समी बनेगा भाई। हाँ भाई, इज ऑन फायर, इलोंडा एकदम इज ऑन फायर। खैर, तो मैंने ये कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बस इतना अंतर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज ऑलवेज सुपीरियर, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बाकी लॉ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। बाकी लॉ में घालमेल चल सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जब भी टकराहट होगी किसी और लॉ की, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, हमेशा। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई लॉ है, रिलीजियस लॉ, वो कहता है कि हम सब बराबर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, हम सब बराबर है, तो फिर आपका जो रिलीजियस लॉ है उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो देखिए, हर सोसाइटी का जो बेसिक डॉक्यूमेंट है ना, वो उसका रिलीजियस डॉक्यूमेंट ही होता है। दुनिया में 3-4 ही कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बेसिकली अंग्रेजी में देखेंगे तो क्रिएशन होता है। टू कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू क्रिएट।
तो जैसे अरब वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुरान है, इसमें कोई शक नहीं है। बिना कुरान के अरब वर्ल्ड का ये जो अभी का जो सिस्टम है वो इन्वाइसेस नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से यूरोप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना रोमन एम्पायर के और बाइबल के आप देख ही नहीं सकते हैं, तो बाइबल उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से इंडिया का बेसिक और पहला कॉन्स्टिट्यूशन वो है वेद। वेद से ही इंडियन बनते हैं, वेद के ही एक सोशल ऑर्डर जो बनते बनते आज इस फॉर्म में। अब उसके बाद आपने उसको चेंज करते करते आज का नया कॉन्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में है कि भाई अब आज की डेट में हम अपनी सोशल ऑर्डर को इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बहुत अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, सारी चीजें आपका रिलीजियस लॉ, आपके सारे अदर लॉ वो उसके अधीनस्थ होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। आखिरी सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है? हाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बहुत अलग। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ये हुई कि साहिल भाई पहला भारतीय कौन था, कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड हम भारतीय हैं, और क्यों कहा उसने, और बाकी के भारतीय कैसे बने? ये जो आप देखिए जो तक्षशिला आज के गांधार रीजन में है, जहां से जिसको कि आप एक खैबर पख्तूनख्वा और उसका रीजन, वहां तक भारत था। अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में जो 10 राज्यम युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था राजा शुयस और बाकियों में, तो उसमें आप जो पठान है ना, आज के पठान जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनका वर्णन उसमें मिलता है। उनको पिट करके या कुछ करके नाम है जो मैं भूल रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऋग्वेद में 10 राजम युद्ध जरूर पढ़िए, उसकी हिस्ट्री कैसे विश्वामित्र से किसी राजा की, राजा शुयस की अनबन हो गई थी, उन्होंने बाकी के राजाओं को बुलाया, फिर राजा शुयस ने लड़ाई लड़ी। अच्छा, चूंकि वेद जो है इसकी हिस्ट्री को आपको बता रहा है, तो सोचिए वेद जब लिखा गया या वेद जब बोला गया, उससे भी कई हजार साल पुरानी हिस्ट्री है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम 5000 साल पुराने, वो बेसिकली समझते ही नहीं है। 5000 साल अगर आपको लिखना आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बोलना आ जाए। किताब क्या पेन और पेपर है, स्याही और पेपर है, या किताब आपका दिमाग है? क्योंकि दिमाग से ही आप लिखते हो। अगर दिमाग ही नहीं हो, पेन और पेपर हो, तो आप क्या लिख लोगे? किताब पेपर नहीं होते, किताब इंक नहीं होती, किताब विचार होता है। उस विचारों का प्रकटीकरण का एक किताब एट द बेस्ट इज अ टेक्नोलॉजी, बट द साइंस ऑफ द बुक इज द ब्रेन, जो आप उस किताब पे लिखते हो। सो बुक इज अ टूल, book is not a goal unto itself. The content of the book or the material of the book or the subject matter of the book is the mind. तो वेद लिखा कभी भी गया हो, पर वेद कंसीव कब किया गया? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिवाइन हो या क्या हो, बट कंसीव जिन लोगों ने किया, जिन्होंने इतनी वृहद फिलॉसफी को लिया कि हम इंसानों को डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं, वो कौन लोग थे, कैसे बने, कब बने, ये किसी को नहीं पता। ठीक है ना? तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होती है बहुत डीप होती है, बहुत डीप। क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानोगे कि कौन है वो लोग, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट द क्वेश्चन इज हु वर द फर्स्ट पीपल ऑफ इंडिया, हाउ डिड यू बिकम द पीपल ऑफ इंडिया? बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया तो अंग्रेजों ने तो बनाया नहीं, उसके पहले भी इंडिया था। क्योंकि अंग्रेज आए जब 1600 में, तो वो एक चार्टर लेकर के आए थे। उनकी जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो चार्टर लिया था उन्होंने, उस पर यह था कि भाई हर 10 साल पे जाके बिजनेस करो इंडिया में, बिकॉज उनको बिजनेस इंडिया में करने को दिया गया था। अगर वो इंडिया की जगह किसी और जगह करने चले गए होते बिजनेस, तो लड़ाई हो जाती उनके दूसरे पावर्स के साथ। जैसे कोलंबस ने देखिए क्या किया, कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकला, पहुंच गया वो वेस्ट इंडीज, कैरेबियन आइलैंड, जो आज अमेरिका के रूप में आप जिसको जानते हैं। तो वो उसको वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहता था, बिकॉज ही गॉट कंफ्यूज कि हम इंडिया आए हैं कि हम वहां पे आए। सो इंडिया वाज नोन। आपको जैसे मैं एक और बात बताऊं कि जो यहूदी लोग हैं, उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें इंडिया को वो लोग जानते हैं क्या वर्ड यूज करते हैं? व्हाट इज द वर्ड जूस यूज फॉर इंडियंस? क्या है? हौदा। वो हौदा है हमारे। आप उनकी किताबों में, यस, आप किसी भी ना जूस से पूछिए कि भाई तुम लोकल भाषा में इंडिया को किस नाम से बुलाते हो? वो इंडिया बोलते हैं। अगर वो हिब्रू बोलेगा तो वो हौदा बोलेगा। अच्छा जी, देखिए चूंकि ये दोनों सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं, अरमियक, ये हिब्रू और अरबिक, ये सारे सेमिटिक लैंग्वेज कहते हैं इनको। सेम है, जो उनका शलोम है वो उनका सलाम है। ठीक है ना? तो देयर इज हेल लॉट ऑफ सिमिलरिटी। जैसे कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, जिसकी की मदर लैंग्वेज संस्कृत है, उसी तरीके से ये जो आपकी ये सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं, इनका लैंग्वेज का ओरिजिन वो अफ्रीका और उसी रीजन में हुआ है। दे आर नॉट फ्रॉम अस। तो जो यहूदियों की किताब तोरा है ना, उसमें आपको हौदा का वर्णन मिल जाएगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई केम अक्रॉस इट।
आपको पता है जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए तो वो हमको हिंदू नहीं बोलते थे, वो गेंटू बोलते थे, GENTOO। उनकी किताबों में गेंटू लिखा हुआ है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे यहाँ के लोग कैसे बोलते हैं। और ये हिंदू जो, तो इसलिए पॉइंट मैं ये कहना चाहूँ कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आपको जो और रिसर्चर करने वाले लोग होंगे वो आपको ओल्ड बाइबल में बता देंगे हौदा बहुत विस्तृत था, हौदा की जो टेरिटरी थी, और हौदा वो आज भी इंडियंस को ही बोलते हैं। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा भी पूरा हो चुका है एग्जैक्ट। सुपर चैट्स ले लेते हैं, अगर कुछ सवाल है तो कोशिश करिएगा बिल्कुल 1-1 मिनट में उसका जवाब देने के लिए। ब्लैकपिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मानस शर्मा जी कह रहे डिस्कस विद एडम सीकर एंड डॉक्टर अभिषेक मिश्रा टुगेदर, वेटिंग ईगरली फॉर इट। चलिए मैं कोशिश करूंगा हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को भी साथ में लेने का। ऋषभ त्रिपाठी भाई कह रहे हैं डिड कांग्रेस प्रोटेस्ट इनफ अगेंस्ट पार्टीशन एज द पंजाबीज एंड geographical majority in current Pakistan didn't vote for it. Muslims of UP, Madras and Bihar voted but didn't go, even Jinnah family. शॉर्ट में इसका आंसर दीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए ये पॉलिटिकल वो था कि कौन किसका विरोध किया, वो बात सही है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में जीती थी, वो एक अलग वो है। पॉइंट ये है कि उन सब की जड़ में ये टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी नहीं होता तो ये सब ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि जिन लोगों ने टू नेशन थ्योरी को मान लिया, यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को मान लिया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को माना, उन्होंने मुसलमानों को अलग एंटिटी देखा और उनको वोट करना शुरू किया। वो कहीं भी किया, वो उनको मिला वो पार्ट, नहीं मिला वो बात अलग है। क्योंकि ये कहीं नहीं किया गया कि टू नेशन थ्योरी जो है उसका मकसद, मैं बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान किसी एक स्पेसिफिक इलाके को बनाना था। वो पाकिस्तान पूरा, वो कहते थे जहां मुस्लिम ज्यादा संख्या में रहते हैं वो पाकिस्तान है। दैट वाज द डिमांड। उसी डिमांड के बेसिस पे वो जूनागढ़ को भी क्लेम करते थे, उसी डिमांड के बल पे उन्होंने हैदराबाद को भी क्लेम किया। हैदराबाद का मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था कि भाई हैदराबाद जो है वो बेसिकली एक मुस्लिम रूलर का है तो ये हमारा बन जाता है। इस हिसाब से बहुत सारे क्लेम थे। तो कोई, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जो मुसलमान ये कहता है कि मैंने टू नेशन थ्योरी को यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया, तो उसको ये कहना होगा हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें नहीं है और हम पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। दैट्स इट। इंडिया में भी नहीं, आपको दो कौमें नहीं मिलनी चाहिए। आप फिर शरिया लॉ की डिमांड नहीं करेंगे, आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट सरेंडर कर देंगे अपने पॉलिटिकल पावर का। और आप अपने जो स्पिरिचुअल है, आप ईद बनाएं, बकरीद बनाएं, जो आपको बनाना है स्पिरिचुअली आप कनेक्ट रहें अल्लाह से, कोई दिक्कत नहीं। बट यू कांट क्लेम टू हैव अ डिफरेंट नेशन। नहीं तो आपने टू नेशन थ्योरी नहीं छोड़ी फिर जी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करे उम्मा का चुम्मा मेक्स वन बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द होल, इट्स ट्रू और नॉट, इट इज अ डिफरेंट थिंग। थैंक यू, आपने बिल्कुल सही कहा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भाई, ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबरीश के कह रहे डॉक्टर यू आर ट्राइंग टू डिफाइन उम्मा एज पर हिंदू पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली व्हाट यू शैल नॉट, एवरी फिरका कॉल्स अदर वन काफिर, सो इट्स नॉट यूनिटी। नहीं, ये बात तो सही है कि एक फिरका जो है वो दूसरे वाले को काफिर समझता है, हाँ, लेकिन उस फिरके में अगर समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे अमेरिका में उसी फिरके का एक मुसलमान होता है, जैसे बरेलवी फिरके का होता है, तो इस बरेलवी के लिए वो पार्ट ऑफ उम्मा है ना। वो दूसरे फिरके वाले को काफिर कह सकता है, लेकिन उसके वाले फिरके वाले को दुनिया के कोई भी कोने में अगर वो मुस्लिम बनता है, उस फिरके का रहता है, तो वो ही इज पार्ट ऑफ उम्मा। वेकअप सनातनी साहिल भाई प्लीज कंटिन्यू, नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। नहीं, हमने टाइम फिक्स किया था कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, तो आई वांट टू इंश्योर, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स हमको करना है, तो लेट्स मेक इट शॉर्ट सो दैट जो लोग बड़ी बड़ी स्ट्रीम देख के घबरा जाते हैं वो घबराए नहीं। 1 घंटा इजीली दे कैन वॉच एंड दे कैन लर्न फ्रॉम द स्ट्रीम। विजयन भाई कह रहे इफ इट्स राइट देन व्हाई कांट ओवैसी बी पुट टू प्लेस। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उनको धीरे धीरे समझाना होगा, आपको बुक्स लिखनी पड़ेंगी और बहुत कुछ। इट्स अ प्रोसेस, द ग्रेजुअल प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा। बिकॉज अभी तक तो टू नेशन थ्योरी को फरोग दिया गया यहाँ पे ना, बार बार कहा गया कि भाई ये अलग है, ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टू नेशन थ्योरी, क्योंकि इंडिया में कोई माइनॉरिटी है ही नहीं। जब इंडिया का कोई रिलीजियस नहीं है, कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, कोई सबको इक्वल राइट्स है, तो माइनॉरिटी कहाँ से हुई? सो माइनॉरिटिज्म is a way or it's a modified way to propagate two nation theory, क्योंकि माइनॉरिटी का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग ही चाहते हैं ना, बाकी किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमको माइनॉरिटी है तो हमारे ऊपर वो हो रहा है। सो माइनॉरिटिज्म इज अ मॉडिफाइड वे ऑफ टू नेशन थ्योरी, बट एसेंशियली इफ यू विल गो डीप डाउन यू विल फाइंड दैट इट इज टू नेशन थ्योरी। हम अलग है और हमको अलग, हमारी शिनाख्त अलग रखो।
जेआर भाई कह रहे साहिल भाई एक और बार और विकेट बोल दो प्लीज भाई, जल्दी से और एक विकेट पट पट गिर जा 2-3 मिनट के अंदर। देखते हैं जेआर भाई तुम्हारे भाई की बात सच होती है नहीं होती है। केएचवी कह रहे शमी ड्रॉप विलियमसन कैच इन बुमराज बॉलिंग बट टुक बैक टू बैक विकेट्स। हाँ अच्छा किया उन्होंने। और हमारे नाखून से खतना भाई ने स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले 2-3 मेंबरशिप गिफ्ट की थी। नाखून से खतना भाई अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने मुझे हाईलाइट करके व्हाट्सएप पे भेजा था आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद फराज भाई कह रहे तुम हिंदू लोगों का ये मसला है, तुम एक्स मुस्लिम को भी मुस्लिम जैसा समझते, शर्म करो यार। यार हिंदू लोग हमको मुस्लिम समझते हैं क्या? हम किसी को ना हिंदू ना मुस्लिम समझते हैं ना एक्स मुस्लिम समझते हैं, हम सबको भारतीय समझते हैं। सब भारतीय, सब समान। अहमद फराज साहब कभी मोमिन वाली स्ट्रीम में आइएगा तो हम आपसे चर्चा करेंगे इस्लाम पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और आई एम श्योर ये वीडियो काफी अभी व्यूअरशिप हमारी 1000 आज क्रॉस की थी, और उसकी वजह ये थी कि मैच चालू है, वरना मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आगे वाले एपिसोड्स में हम 2000-3000 भी क्रॉस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो मैच चालू होने के बावजूद आप इतने इंटरेस्ट से हमारी स्ट्रीम देख रहे थे, और ये नॉलेज गेन करने के लिए आपके लिए बहुत आसान तरीका है। तो बाकी लोगों के साथ भी आप लोग शेयर करें, और जैसे ही स्ट्रीम क्लोज हो आपको आज के स्ट्रीम के बारे में क्या लगता है, क्या आपकी राय है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे 8 PM। टिल देन सभी लोगों को मेरा सलाम प्रणाम नमस्ते, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।